नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। अब आप कहेंगे क्यों सरेंडर कर दिया है, किसके सामने सरेंडर कर दिया है, इसकी बात थोड़ा आगे चलकर करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं। लेखक पत्रकार उत्पल कुमार ने एक लेख लिखा है फर्स्ट पोस्ट में। न्यूज़ वेबसाइट है, पोर्टल है, उसमें लिखा है और उसमें जो उन्होंने तथ्य गिनाए हैं, जो बातें बताई हैं, उनमें से कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने सबसे पहले कोट किया है एसोसिएटेड प्रेस में छपी एक रिपोर्ट की। अली स्वेंसन इनकी रिपोर्ट छपी है और वो इस रिपोर्ट में कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान और उसके बाद भी चुनाव के दौरान ख़ास तौर से लोगों से ये वादा किया था बड़े स्पष्ट रूप में कि वो अगर दोबारा राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के डीप स्टेट को ख़त्म कर देंगे। कई भाषणों में ये भी कहा कि ख़त्म नहीं किया तो उसको एक्सपोज ज़रूर कर देंगे। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि डीप स्टेट जो है, अमेरिका में राष्ट्रपति कोई हो, शासन किसी पार्टी का हो, डेमोक्रेट्स का हो या रिपब्लिकन्स का हो, अमेरिका को चलाने वाला डीप स्टेट है। उसके अनुसार जो राष्ट्रपति चलता है वो चल पाता है, जो नहीं चल पाता उसको हटा दिया जाता है या उसको एक तरह से कहें, एक तरह से क्या, स्पष्ट तौर पर न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाता है। कैनेडी सबसे बड़े उदाहरण है जिनको अमेरिका के डीप स्टेट ने मरवाया। अब ये तो बात सामने आ गई है तथ्यों के अनुसार और जो भी डॉक्यूमेंट्स डिक्लासीफाई हुए हैं उनके अनुसार। तो अमेरिका का डीप स्टेट कहाँ तक जा सकता है, कितना पावरफुल है, इससे आप समझिए। इसके खिलाफ खड़े होने का फैसला, घोषणा बल्कि चुनाव के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी। तो लोगों को भी लगने लगा था, अमेरिकी लोगों को, कि डीप स्टेट ने अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को हाईजैक कर लिया है और ट्रंप इससे लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अमेरिका का प्रशासन जिस तरह से चलता है, अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलती है, वो सब कुछ बदलेगा। अमेरिका के दूसरे देशों से रिश्ते बदलेंगे। जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का जो स्थान है, जो रवैया है, उसमें बदलाव आएगा और सबसे बड़ी बात, अमेरिका की इकॉनमी में बदलाव आएगा। लेकिन उत्पल कुमार लिखते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक डीप स्टेट के जो एक्टर्स हैं, उनका जस्टिस डिपार्टमेंट जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, किसी भी डीप स्टेट के एक्टर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया। इतनी बड़ी बड़ी बातें की। फिर दूसरी बात वो लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने की बात है, अमेरिका की राजनीति कैसे चलती है, वो दुनिया को कैसे चलाता है, आपको वो समझने में मदद मिलेगी। वो लिखते हैं कि अमेरिका के लोगों को उम्मीद थी कि ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है उसको डोनाल्ड ट्रंप तोड़ देंगे। तो पहले तो समझिए ये वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है। वॉशिंगटन कंसेंसस की जब आप बात करते हैं तो इसमें डीप स्टेट भी आता है। वॉशिंगटन कंसेंसस ये है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो कल्चर से जुड़े हुए ज़्यादा हैं, कल्चरल इश्यूज़ पर जो है उनकी एक इमोशनल अपील है। तो रिपब्लिकन्स कल्चरल इश्यूज़ को उठाएंगे, उसका भावनात्मक लाभ उठाएंगे और ओबामा और हिलेरी क्लिंटन को भी इसमें शामिल कर दीजिए। ख़ासतौर से ओबामा को वो गाली देकर, आलोचना करके, उनकी निंदा करके जो है इस भावना को और अमेरिकियों में भड़काएंगे कि एक केन्याई मूल का मुस्लिम आकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर काबिज हो गया और वो सोशलिज्म की बात करता था। ये बात माइक लॉफ्ग्रेन ने अपनी किताब में लिखी है। किताब का नाम है डीप स्टेट, द फॉल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द राइज ऑफ शैडो गवर्नमेंट। तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस था, तो रिपब्लिकन्स के लिए तो ये रोल तय हुआ, डेमोक्रेट्स के लिए रोल तय हुआ कि वो तय करेंगे कि इकॉनमी कैसे चलेगी अमेरिका की, किस तरह का फैसला लिया जाएगा, किस तरह के कानून बनेंगे, दुनिया से अमेरिका के इकोनॉमिक संबंध क्या होंगे। इन सब मामलों पर डेमोक्रेट्स बोलेंगे। इसमें जो है विदेश नीति का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें हमने ओसामा को खोजा, पकड़ा और मार दिया, इसका गुणगान होगा। इसमें थोड़ा बेंगाजी में जो फजीयत हुई उसका भी जिक्र हो जाएगा। लेकिन इस बात की बिल्कुल चर्चा नहीं होगी कि क्या अमेरिका कभी मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम को सैन्य ताकत के आधार पर
ठीक कर पाएगा, उस समस्या का हल खोज पाएगा, उस समस्या को हल कर पाएगा, इसकी चर्चा नहीं होगी। और ये अभी आपको दिखाई दे रहा है कि क्या स्थिति है। अमेरिका ईरान से बात कर रहा था उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। 5 दौर की बात चल चुकी थी, 6ठे दौर की होने वाली थी। उससे पहले इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने थे उसके अलावा तमाम जो है उनके टारगेट्स को हिट कर दिया। भारी तबाही मचाई है इजराइल ने ईरान में। अब अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि हमने इजराइल को इसकी परमिशन नहीं दी थी, इजराइल ने हमसे नहीं पूछा। अब इसके बारे में तो कौन जानता है पूछा कि नहीं, लेकिन इतनी बात तो तय है कि नेतन्याहू काफ़ी समय से अमेरिका पर यह दबाव बना रहे थे कि ईरान के खिलाफ हमको हमला करने की परमिशन दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था वो डील मेकर हैं, उनको लग रहा था ईरान से भी डील कर लेंगे और दुनिया में नाम हो जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर हो गए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और लगातार एक एक दिन भारी पड़ रहा था। इजराइल का ये पक्का मानना है और उनकी सूचना भी है कि ईरान बहुत तेज़ी से यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, यानी वो बहुत जल्दी ही परमाणु बम बना लेगा। इजराइल का मानना है कि ईरान अगर परमाणु बम बना लेगा तो वो दुनिया के लिए, ख़ासतौर से उसके लिए, इजराइल का एक ही तर्क है कि हमारे लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो उसने हमला कर दिया। तो ईरान में जो क्रांति हुई थी उसके बाद से ये सबसे बड़ा हमला है ईरान पर। और आप देखिए दुनिया में जितने इस्लामी देश हैं, सऊदी अरेबिया ने जो बयान दिया है उस पर ध्यान दीजिए। ईरान का उस तरह से समर्थन नहीं किया है, कहा किसी भी सॉवरेन कंट्री को अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करने का अधिकार है। एक ये जो है जनरल सा बयान दे दिया गया है जो किसी भी युद्ध के बारे में, किन्हीं भी 2 देशों के बीच में कोई तनाव हो तो उसके बारे में दिया जा सकता है। और दूसरे जो इस्लामी देश हैं उनमें से कोई अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ, खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर लौटकर आते हैं। उनसे उम्मीद ये थी कि ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, वॉशिंगटन कंसेंसस दरअसल रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में एक तरह की मैच फिक्सिंग थी कि हम किन मुद्दों को उठाएंगे, तुम किन मुद्दों को उठाओगे, तुम्हारा शासन होगा तो किस पर जोर दोगे, हमारा शासन होगा तो किस पर जोर दोगे। और जाहिर है कि दोनों के सामने ये कहा गया, वॉशिंगटन कंसेंसस के बारे में कहा जाता है कि अमेरिकी लोगों के सामने सिर्फ 2 विकल्प, एक कोक ले लो या पेप्सी ले लो, तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। तो उनको या तो कोक लेना है या पेप्सी लेना है। तो अमेरिकी लोगों को ये बात सब समझ में आने लगी थी। तो उनको ये उम्मीद थी कि ट्रंप इस कंसेंसस को तोड़ेंगे या इसको कम से कम एक्सपोज करेंगे। अब थोड़ा सा भारत में आ जाते हैं। अब मैंने शुरू बात की थी कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है, उस पर भी आ रहा हूँ। भारत की स्थिति को देखिए तो भारत में भी वही स्थिति थी। वॉशिंगटन कंसेंसस जैसी कोई टर्म तो नहीं थी, लेकिन एक कंसेंसस जो है भारतीय राजनीति में बना आ रहा था। यहाँ सत्ता इतनी जल्दी जल्दी बदलती नहीं, इसके बावजूद ये कंसेंसस था कि विपक्ष एक सीमा तक सत्तारूढ़ दल का विरोध करेगा और सत्तारूढ़ एक सीमा तक विपक्ष को विरोध करने की परमिशन देगा या छूट देगा। सरकार अगर बदलेगी तो हम जब सरकार में थे तो हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे बड़ी, आप हमारे खिलाफ नहीं करेंगे। ये कंसेंसस बना हुआ था। ये कंसेंसस थोड़ा सा सिमट कर आ गया कि हमारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं और उनका जो परिवार है उसको अलग रखा जाएगा। मोदी से उम्मीद थी कि वो इस कंसेंसस को तोड़ेंगे और उन्होंने आते ही तोड़ दिया। ये जो कंसेंसस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में या कांग्रेस और गैर कांग्रेसी दलों के बीच में था, उस कंसेंसस को, आम सहमति को मोदी ने आते ही तोड़ दिया। जिस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ केस शुरू हुए, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ केस शुरू हुए, तो वो कंसेंसस टूट गया। लेकिन ट्रंप की बात करें, ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप आने से पहले ये उम्मीद थी कि वो भारत के साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि उनको चीन को रोकना है। लेकिन अब ट्रंप वही गलती कर रहे हैं जो रिचर्ड निक्सन ने किया राष्ट्रपति रहते हुए,
हेनरी किसिंजर के जरिए चीन को मजबूत करने का। चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है, ऐसी बात डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कही है। अभी औपचारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हुई है। ये सीधा सा संकेत भारत को है कि अमेरिका चीन और उससे जुड़े हुए पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह देगा भारत से। यानी विश्व व्यवस्था में ये साफ हो गया है कि भारत अकेले है। लेकिन भारत ये 2014 से पहले का भारत नहीं है। ये भारत नरेंद्र मोदी के काल का भारत है, जो इसमें सक्षम है कि पूरी दुनिया से अलग खड़ा हो सके। उसके साथ रूस है, रूस खुद फंसा हुआ है, इजराइल है, वो भी फंसा हुआ है, लेकिन ये दो उसके स्थायी दोस्त हैं। बाकी समय के अनुसार बदलते रहेंगे, समय के अनुसार समर्थन या विरोध करते रहेंगे। यूरोप भारत के विरोध में खुलकर नहीं आएगा, क्योंकि पूरे यूरोप को एक मार्केट चाहिए, अपना सामान बेचने के लिए एक बाज़ार चाहिए, और भारत से बड़ा बाज़ार इस समय कोई है नहीं। दूसरी बात यह है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के क्षेत्र में जिस तरह से भारत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ख़ास तौर से फिनटेक में तो दुनिया में भारत का कोई मुकाबला ही नहीं है। उसको यूरोप जो है इग्नोर नहीं कर सकता, दुनिया के बाकी देश भी नहीं कर सकते। अब सरेंडर की बात पर आते हैं। भारत में भी एक डीप स्टेट था। वो जो कश्मीर फाइल्स का डायलॉग है, वो डीप स्टेट को बताने वाला ही डायलॉग है कि सरकार किसी को की हो, सिस्टम हमारा है। सिस्टम हमारा किसका? डीप स्टेट का, जिसमें नौकरशाही है, कॉरपोरेट हैं, जिसमें फार्मा लॉबी है, जिसमें कुछ हद तक ड्रग लॉबी भी है। तो भारत में जो एक माफिया, नेता, नौकरशाही और एक बड़ा वर्ग न्यायपालिका का, इनका जो कंसेंसस बना हुआ है, एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट के जो एनेक्चर हैं वो कभी पब्लिक नहीं किए गए। उनमें डिटेल में बताया गया है कि ये नेक्सस किस तरह का है, किसके किसके साथ है, नाम है नेताओं के, नौकरशाहों के, लेकिन किसी सरकार ने इसको पब्लिक नहीं किया। ये ताकत है डीप स्टेट की। लेकिन मोदी ने आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, इस डीप स्टेट के सामने सरेंडर नहीं किया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा का भाषण का वो एक वाक्य याद रखिए कि मैं इनको समझ गया हूं और इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। तो ये डीप स्टेट को चुनौती थी। लेकिन मोदी ने उस तरह के सपने नहीं दिखाए जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाए कि आऊँगा और आते ही सब खत्म कर दूंगा, डीप स्टेट को एक्सपोज कर दूंगा, फिर उसको ख़त्म कर दूंगा। मोदी धैर्य के साथ काम करते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। इसलिए डीप स्टेट का शिकंजा धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, अब भी है, लेकिन वो लगातार कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोरी की ओर बढ़ रहा है। इसके ठीक उलट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महीने भी नहीं लगे सरेंडर कर दिया, डीप स्टेट के सामने सरेंडर कर दिया। तो डीप स्टेट की जो पॉलिसी थी, वो चाहे बाइडेन के समय रही हो, चाहे फिर ओबामा के समय रही हो, किसी भी राष्ट्रपति के समय रही हो, अमेरिका की उसी पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप लौट गए हैं, जहां भारत के लिए कोई जगह नहीं है। केवल दिखाने के लिए ये कहा जाता है कि भारत हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है, दोस्त है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये सब हाथी के दिखाने के दांत हैं, खाने वाले दांत वही पुराने हैं। ये बात ऑपरेशन सिंदूर से बिल्कुल प्रमाणित हो गई, स्पष्ट नहीं हुई, प्रमाणित हो गई है। अगर अमेरिका सचमुच पाकिस्तान, या मैं पाकिस्तान की भी बात छोड़िए, आतंकवाद के खिलाफ होता तो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होता। आज अमेरिका हर तरह की मदद दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आलोचना तक करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता रहे हैं ट्रंप। ये वही ट्रंप हैं जो कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया के सामने कह रहे थे कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका इतने समय से एक टेररिस्ट स्टेट को पैसा क्यों दे रहा था, उसकी आर्थिक मदद क्यों कर रहा था। अब वही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो भूल गए
कि वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानते थे, उसी टेररिस्ट स्टेट के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों साथ हैं और इन दोनों के साथ हम भारत को रोक सकते हैं। अब शायद उनको लग रहा है कि भारत ज़्यादा बड़ा खतरा है, चीन से भी ज़्यादा बड़ा। आप देखिए, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मार्क वॉल्ट्ज, वो भारत के पक्ष में थे, भारत से संबंध बढ़ाने के पक्ष में थे, भारत से दोस्ती के पक्ष में थे, भारत अमेरिकी रिश्तों को मजबूत करने के पक्ष में थे। उनको हटा दिया ट्रंप ने, उनको यूएन भेज दिया। इसी तरह से एलन मस्क, जो भारत से संबंध, आर्थिक संबंध और दूसरे संबंध बढ़ाने के पक्षधर थे, वो आज ट्रंप से अलग हो गए हैं। तो ऐसे सब लोग जो भारत के पक्ष में थे, भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ करने के पक्ष में थे, उनसे ट्रंप दूरी बना रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। तो संदेश बड़ा स्पष्ट है। अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी छोटी बात कहे कि मैंने जो है दोनों देशों के बीच में समझौता करा दिया, डील करा दी, दोनों देशों से कहा कि आप लोग मिलके जो है अच्छा सा डिनर कीजिए। इस तरह की बात अमेरिकी कल्चर में हो सकती है, भारत में नहीं होती। तो मोदी ने सरेंडर नहीं किया, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के दिमाग का फितूर है। ये बात पाकिस्तान को भी मालूम है, चीन को भी मालूम है, अमेरिका को मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस मजबूती से खड़े रहे। और उसका जीता जागता प्रमाण है ऑपरेशन सिंदूर, जिसने भारत की मेक इन इंडिया की पॉलिसी को विश्व धरातल पर सक्सेसफुल होते हुए दिखा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत जल्दी सरेंडर कर गए, उनके समर्थकों को भी उम्मीद नहीं रही होगी, इसलिए उनकी लोकप्रियता लगातार बहुत तेज़ी से घट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और उनकी लोकप्रियता घटना तो दूर है, उसमें इजाफा ही हो रहा है, उसमें वृद्धि ही हो रही है। ये फ़र्क है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो ट्रंप ने डीप स्टेट के सामने सरेंडर कर दिया, मोदी ने तय किया कि सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपनी टाइमिंग के हिसाब से लड़ेंगे। और वो लड़ रहे हैं और लगातार लड़ाई में उनको सफलता ही मिल रही है। ये ठीक है कि जितनी उम्मीद थी शायद उतनी नहीं मिल रही है, जितने समय में सफलता की उम्मीद थी उतने समय में नहीं मिल रही है। लेकिन मोदी की एक सबसे बड़ी खूबी जो है वो है धैर्य, पेशेंस बहुत है मोदी में। पेशेंस जिसमें होगा वही लंबी लड़ाई लड़ सकता है और इस बात को मोदी ने बार बार साबित किया है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।